आज से लगभग 20 वर्ष पहले की बात है। मेरी ससुराल कटिहार में मेरे साले की शादी थी। क्योंकि मैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे सुजानगढ़ में रहता हूँ। पत्नी और बच्चों को मैंने शादी से 15 दिन पहले ही भेज दिया था। मैंने शादी से 2 दिन पहले वहाँ पहुँचने का प्रोग्राम बनाया था। मेरी ड्यूटी के कारण 1 हफ्ते से ज्यादा छुट्टी मिलनी मुमकिन नहीं थी। कटिहार के लिए मैंने दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस से सेकंड एसी की एक टिकट बनवा ली। यह ट्रेन दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन से सुबह 6:45 पर चलती है और कटिहार अगली सुबह 4:30 पर पहुंच जाती है। मुझे ट्रेन में कम सामान के साथ सफर करना पसंद है। मैंने अपना एक बैग जिसमें मेरे कपड़े, कुछ किताबें और मेरा एक सफर का साथी निकॉन FM2 कैमरा डाल लिया। मुझे पता था कि ससुराल पहुंचते ही सब पूछेंगे कि जीजाजी कैमरा लाए हैं ना, इसलिए यह जरूरी भी था। सुजानगढ़ से सराय रोहिला तक, फिर वहां से आनंद विहार पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। गाड़ी छूटने से घंटा भर पहले मैं स्टेशन पहुंच चुका था। मैंने वहीं के एक स्टॉल से चाय ली और चुस्कियां लेते हुए ट्रेन चलने का इंतजार करने लगा। अभी चाय पीकर कप को डस्टबिन में ही डाला था कि ट्रेन चलने का शोर सुनाई दिया। मुझे कोई जल्दी तो नहीं थी। चाय वाले से एक पानी की बोतल ली और पैसे चुकाकर ट्रेन के डिब्बे की ओर बढ़ा। मेरी सीट दरवाजे के पास ही थी। डिब्बे में जाकर अपनी सीट पर बैग रखा और बैठ गया। थोड़ी देर में गाड़ी ने सीटी मारी और प्लेटफॉर्म पर रेंगने लगी। बहुत जल्द गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली। मैं लेटने की सोच ही रहा था कि इतने में अटेंडेंट ने मुझे कंबल, तकिया, चादर आदि सामान दे दिया। मैंने चारों ओर नजर डाली तो डिब्बे में दूसरा कोई नजर नहीं आया। मैंने उठकर गैलरी में दूर तक देखा तो कोई नहीं दिखा। पूरे डिब्बे में मरघट जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुबह का वक्त होने के बावजूद मेरे शरीर में एक जोजोरी सी दौड़ गई। मैं चादर को सीट पर बिछाकर सोने का उपक्रम करने लगा। पर्दा खींचकर बैग से एक नॉवेल निकाला और पढ़ने में मशगूल हो गया। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। किसी ने मुझे झिंझोड़कर उठाया तो मैंने अचकचाकर देखा, सामने टीटी खड़ा था। मैं उठकर बैठ गया और परस से टिकट निकालकर टीटी को दिखाया। टीटी की जेब पर लगी नेम प्लेट पर अंकित था संजय श्रीवास्तव। मैंने टीटी से पूछा, श्रीवास्तव साहब, डिब्बे में और कोई सवारी नजर नहीं आ रही। उसने जवाब दिया कि इटावा से सवारियां चढ़ेगी, तब तक केवल आप ही है। आप घबराना मत, मैं बीच बीच में आता रहूंगा। इतना कहकर टीटी वहां से चला गया। मैं डिब्बे में फिर अकेला रह गया। मैं सोने की फिर कोशिश करने लगा पर कामयाबी नहीं मिली। सिराने रखी किताब को पढ़ने की कोशिश की पर किताब के अक्षर भंवर जाल में घूमते नजर आए। आखिरकार किताब को फिर से सिराने रखा और ससुराल की शादी की गहमा गहमी के बारे में कल्पनाएं करने लगा। ट्रेन की गति कुछ धीमी हुई तो मैंने सोचा कोई स्टेशन आया है। खिड़की के शीशे से बाहर झांका तो इटावा का बोर्ड नजर आया। मन को तसल्ली हुई कि अब अकेलेपन से निजात मिलेगी। वेंडर्स और सवारियों का शोर काफी बढ़ गया था। मेरी सीट चूंकि दरवाजे के पास ही थी, 103 सवारियों को चढ़ते देखा। मुझे वे देहाती लोग दिख रहे थे। हाथ में लोहे का एक ट्रंक और जूट का एक बड़ा सा थैला पकड़ रखा था। मुझ पर एक नजर डालकर वे गैलरी में आगे बढ़ गए। मुझे ये ऐसे में बैठने वाली सवारियां कतई नहीं लग रही थी। एक अधेड़ अवस्था का पुरुष, एक स्त्री और 15-16 साल का लड़का उनके साथ था। तभी रेलवे का पेंट्री कार का अटेंडेंट आया और भोजन का पूछा। मैंने भोजन का ऑर्डर दिया और पूछा कब तक आएगा। वो बोला, बाबूजी 1 बजे कानपुर स्टेशन आएगा तब दे दूंगा। मैंने स्वीकृति में सर हिलाया, तब तक वह जा चुका था। मेरी पलकें पुनः भारी होने लगी। मैंने सोचा कानपुर आने तक थोड़ा सो लेता हूँ और मैं नींद की आगोश में चला गया। अचानक पेंट्री कार वाले ने मुझे टोका और भोजन की थाली मेरी सीट पर रखकर चला गया। मैंने शीशे से बाहर झांका तो कानपुर स्टेशन था। मैं टॉयलेट के लिए सीट से उठकर पहले सिरे वाले टॉयलेट की ओर गया ताकि डिब्बे में और कितनी सवारियां हैं इसका जायजा ले सकूं। मुझे डिब्बे के मध्य भाग में ही वह 3 देहाती सवारियां दिखी। मैंने अनुमान लगाया शायद टीटी को कुछ पैसे देकर इस डिब्बे में बैठे हैं। यही आसपास की सवारी होगी। मैं फ्रेश होकर वापस आया और भोजन करने में जुट गया। भोजन करके थोड़ा पानी पिया और कलाई घड़ी में समय देखा तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं फिर लिहाफ ओढ़कर लेट गया। ऐसी घनघोर नींद आई कि शाम के 6 बजे तक सोता रहा। गाड़ी की स्पीड धीमी देख लगा कि कोई बड़ा स्टेशन आ रहा है। डिब्बे में पूरे दिन में लगभग अकेला ही रहा या फिर वो 3 देहाती सवारियां। सोचा अब तो कोई जरूर आएगा। मुगलसराय स्टेशन था। बाहर खूब चहल पहल नजर आ रही थी। इतने में एक युवक, यही कोई 20-21 साल का रहा होगा, उसने डिब्बे में प्रवेश किया। मैंने ध्यान से उसे देखा। मध्यम वर्गीय परिवार का सांवला क्लीन शेव युवक था। लड़कियों की तरह बाल बढ़ा रखे थे उसने, जो कंधों तक आ रहे थे। उसके चेहरे और गर्दन पर मुझे लंबे कट
हुए घाव के ताजा निशान दिखाई दिए। उसकी आंखें मुर्दे की तरह सफेद और निस्तेज नजर आ रही थी। उसके चेहरे और हाव भाव को देखकर मुझे जोजुरी सी आ गई। उसने मेरी सामने वाली सीट पर अपना मेला कुचेला बैग रखा। बैग में किताबें भरी हुई लग रही थी। वह मेरी ओर बात करने की गरज से देखने लगा, फिर खुद ही बोल पड़ा, कहाँ तक जाएंगे आप? उसकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो किसी गहरे कुएं से आ रही हो। मैं बिना उसकी ओर देखे बोला, कटिहार। यह सुनकर एक पल के लिए उसकी आंखें हीरे जैसी चमकी। फिर बोला, मैं भी कटिहार जा रहा हूँ, वहाँ डीएस कॉलेज में पढ़ता हूँ। अमला टोला में डाक बंगले के पास बिंदेश्वरी चौधरी के मकान में एक कमरा ले रखा है, उसमें एक दोस्त के साथ रहता हूँ। फिर उसने पूछा, क्या आप भी कटिहार में रहते हैं? मैंने कहा, नहीं, मेरा ससुराल है वहाँ, साले की शादी में जा रहा हूँ। अब मैंने भी समय गुजारने के लिए उससे बातचीत शुरू कर दी। पहले देखते ही वो मुझे एकदम पसंद नहीं आया था, पर अब लग रहा था कि इतना भी नापसंद के काबिल नहीं था। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैंने पूछा, गांव कौन सा है तुम्हारा? पिताजी क्या करते हैं? उसके चेहरे पर अचानक दुख के भाव दृष्टिगोचर हुए, पर उसने कहा, यही कटिहार के पास सेमापुर के हैं, वही का रहने वाला हूँ। गाँव में खेती बाड़ी है, पर चाचा के साथ जमीन का झगड़ा चल रहा है। मैंने नाम पूछा तो वो बोला, मेरा नाम राम प्रकाश महतो है। फिर मेरे बिना पूछे बात बताता चला गया और बोला, मेरे चाचा ने मेरी माँ और पिताजी को जमीन के लालच में मार डाला, पर कोई सबूत न होने की वजह से वे खुले घूम रहे हैं। मैंने अफसोस जताते हुए पूछा कि ये कब की बात है, तो उसने कहा, करीब 6 महीने पहले की बात है। उसकी आवाज अभी भी ऐसे ही आ रही थी कि मानो कोई कुएं में से बोल रहा हो। मैं उसके साथ बातचीत कर ही रहा था कि एक दुबला पतला मरगिल्ला सा टीटी आया। यह पहले वाला नहीं था। उसने चार्ट देखकर मेरी तरफ देखा और अपनी गर्दन को हल्की सी जुम्बिश दी। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो मैं पागल हूँ या अकेला अपने आप से बात कर रहा हूँ। मेरे सामने वाली सीट पर एक पल के लिए उसने नजर डाली और वापस मुड़ गया, मानो वहाँ कोई था ही नहीं। मुझे आश्चर्य हुआ कि टीटी ने उस युवक से टिकट के बारे में कुछ नहीं पूछा, मानो वहाँ कोई बैठा ही न हो। टीटी के जाने के बाद युवक के होठों पर एक मंद मुस्कान खिल गई। मुझे उसकी उस रहस्यमय मुस्कान से डर लगने लगा। अब युवक ने मुझसे पूछा कि आपके ससुर क्या करते हैं? तो मैंने बोला, फल पट्टी में चाय पत्ती की दुकान है, शर्मा टी स्टोर्स के नाम से। यह सुनकर चहकता सा बोला, मैं जानता हूँ, मैं चाय पत्ती वहीं से लेता हूँ। मनोज किशन को अच्छे से जानता हूँ। मुझे आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता हुई। मैं उसकी बातों से अब उबने लगा और कुछ आलस्य सा आने लगा। इतने में एक चाय वाला आया। मैंने पूछा, चाय अच्छी है क्या? वो बोला, बाबूजी पहले पीकर देख लो, अच्छी ना हो तो पैसे मत देना। मैंने 2 कप चाय ली, एक कप उस युवक की ओर बढ़ा दिया। युवक ने कृतज्ञ भाव से मेरी ओर देखा और चाय पीने लगा। चाय वास्तव में खालिश दूध की बनी थी। पीते ही तन में स्फूर्ति सी आ गई। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला और रात के 9:30 बज गए। दानापुर स्टेशन आ गया था। मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी, इसलिए खाने का इरादा मुलतवी कर दिया। मैंने सामने वाली सीट पर नजर दौड़ाई तो वहाँ कोई नहीं था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि 1 सेकंड पहले तो यहीं बैठा था, अचानक कहाँ गायब हो गया। ऐसा तो किस्से कहानियों में होता है। मेरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। मैंने मन को दिलासा दिया कि हो सकता है टॉयलेट की तरफ गया हो। मैं इंतजार करने लगा। मैंने मेरी रेडियम डायल वाली घड़ी पर नजर डाली जो 10:15 बजा रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं टॉयलेट की तरफ देखने चल पड़ा। शायद वहाँ कहीं खड़ा हो। मैंने पूरे डिब्बे का चक्कर लगा लिया, टॉयलेट चेक कर लिए, पर वह कहीं नहीं था। दरवाजे भी बंद थे। पूरे डिब्बे में मेरे अलावा वे 3 देहाती जरूर थे जो जोर जोर से बातें कर रहे थे। एक बार की मुझे भय का एहसास हुआ और न चाहते हुए भी भूत प्रेतों के किस्से मेरे मन मस्तिष्क में तांडव करने लगे। मैंने ऐसे डरावने विचारों को दरकिनार कर दूसरी बातों को सोचने की कोशिश की, पर असफल रहा। मेरी आंखों के सामने बार बार राम प्रकाश महतो नाम के उस युवक का चेहरा नजर आ रहा था, जिसमें कभी उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला दिखाई देती, कभी बेबसी और आंसुओं से लबरे जाके। मैंने लाख कोशिश की कि इस बारे में न सोचूं, पर सोच पर किसी का वश चला है क्या। आखिरकार मैं मन ही मन हनुमान चालीसा का जाप करता हुआ मुंह तक लिया पोड़कर सो गया। सोने को सो गया, पर आंखों में नींद का नामो निशान तक न था। सोते सोते कब नींद ने अपने आगोश में ले लिया पता ही नहीं चला। नींद या हकीकत में ये तो पता नहीं, पर मुझे जोर जोर की आवाजें सुनाई दे रही थी, मानो कोई किसी को बेरहमी से पीट रहा हो। स्त्री पुरुष और किसी बच्चे की रोने की मिलीजुली आवाजें आ रही थी। अचानक आवाजें किसी करुण क्रंदन में बदल गई, मानो कोई कसाई किसी बकरे को जिहब कर रहा हो। फिर दब से कुछ भारी चीजें
गिरने की आवाज आई और एकदम सन्नाटा छा गया। सन्नाटा कुछ ही पल रहा, फिर कई लोगों की भारी बूटों की आवाजें एक साथ आने लगी, मानो डिब्बे में कोई दौड़ रहा हो। मुझे लगा कि मैं अचेत होने वाला हूँ। अब मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा मस्तिष्क ब्रह्मांड में प्रवास कर रहा था। मैं संज्ञा शून्य हो चुका था। थोड़ी देर बाद मुझे लगा कोई मुझे आवाज देकर और झंझोड़कर उठाने की कोशिश कर रहा है। मैंने बड़ी मुश्किल से मिचमिचाकर अपनी आंखें खोली तो 3-4 लोगों को मेरे चेहरे पर झुका पाया। वो मरगिल्ला सा टीटी मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था और बोल रहा था, उठिए बाबू साहब उठिए, कितनी देर से आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। डिब्बे में 3 लाशें पड़ी है और आप बेहोश पड़े थे, अब होश आया है। ये सुनकर मैं चौंक कर उठ बैठा और घबराकर पूछा, किसकी लाशें पाई गई है। टीटी के साथ रेलवे का पुलिस इंस्पेक्टर खड़ा था। उसने कहा, डिब्बे के बीच में 3 देहाती लोगों की लाशें पाई गई है, 2 पुरुष और 1 स्त्री है। मेरी आंखों के सामने उन 3 देहातियों के अक्स तैर गए। मुझे कुछ भय भी लगने लगा। टीटी बोला, आप तो बेहोश थे और उन तीनों के अलावा डिब्बे में और कोई नहीं था। दोनों तरफ के दरवाजे अंदर से बंद थे। फिर कोई कैसे इन 3 लोगों को मोड़ के घाट उतार गया? क्या हुआ? क्या हवा बनकर गायब हो गया? गाड़ी की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई थी। टीटी पुनः बोला, कटिहार आने वाला है, आपको 5 मिनट के लिए रेलवे थाने चलना होगा। मैंने स्वीकृति में सर हिलाया। तब तक गाड़ी प्लेटफार्म पर रुक चुकी थी। मैंने अपना एकमात्र बैग उठाया और उन लोगों के साथ नीचे उतर गया। मेरे पीछे पीछे तीनों लाशों को थाने लाया गया। मुझे कहा गया, एक बार आप देख लो। मैंने एक नजर उन तीनों लाशों पर डाली तो उबकाई सी आने लगी। वे बड़े ही विभत्स तरीके से कत्ल किया गया था। उन तीनों के सामान की तलाशी ली गई तो उनमें से 2 के वोटर कार्ड मिल गए। वोटर कार्ड पर नाम था रामदयाल महतो, गाँव सेमापुर, और औरत के कार्ड पर सबिता पत्नी, रामदयाल महतो, गाँव सेमापुर। साथ में जो लड़का था इन्हीं का बेटा था। मैं घबराकर दम से इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठ गया। इंस्पेक्टर ने मुझे पानी का एक लोटा दिया और बोला, थोड़ा पानी पी ले। मैं एक घूंट में पानी पीकर जैसे ही गर्दन सीधी की, इंस्पेक्टर के पीछे वही युवक रामप्रकाश महतो खड़ा नजर आया। युवक की आंखों में खुशी और कुटिलता के भाव नजर आए। अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो गया था। मैं बोचक्का रह गया। कुछ जरूरी खाना पूर्ति कर और मेरा नाम पता लिख कर मुझे जाने को कहा और रोकने के लिए इंस्पेक्टर और टीटी ने माफी मांगी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हर एक नागरिक का जो कर्तव्य होता है मैंने वही निभाया है। रेलवे स्टेशन पर मेरा छोटा साला रवि मेरा इंतजार कर रहा था। मिलते ही उसने प्रणाम किया और बैग मेरे हाथ से ले लिया। प्लेटफार्म से बाहर आकर हमने रिक्शा पकड़ा और घर की ओर चल पड़े। घर आकर ट्रेन की पूरी घटना सबको बताई तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। फटाफट नहा धोकर नाश्ता करके तैयार हुआ। मेरा मझला साला किशन भी दुकान जाने के लिए तैयार था। मैंने कहा, मैं भी चलता हूँ। उसने स्कूटी बाहर निकाली और मैं उसके साथ पीछे बैठ गया। मैंने उससे कहा, अमला टोले के पास डाक बंगले पर 2 मिनट रोकना। डाक बंगले से सटा हुआ एक पुराना मकान मुझे दिख गया जिस पर बिंदेश्वरी चौधरी की नेम प्लेट लगी थी। मैंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई तो एक सज्जन बाहर आए। मैंने उन्हें उनके घर में रहने वाले कॉलेज स्टूडेंट के बारे में पूछा तो वो बोले, अभी बेचता हूँ। वो अंदर गए ही थे कि एक 19-20 साल का एक सुदर्शन युवक बाहर आया। मैंने बिना कोई औपचारिकता के रामप्रकाश महतो के बारे में पूछा तो उसकी आंखें डबडबा आई। वो बोला, हम साथ ही पढ़ते थे, पर 6 माह पहले उसके चाचा ने जमीन के झगड़े में राम प्रताप और उसके माता पिता की हत्या कर दी। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैं सोचने लगा, आखिर आत्मा ने अपना प्रतिशोध ले ही लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं फिर मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी